Hello students, welcome to Innovative Classes. Now we are going to talk about the physics. फिजिक्स में हम पढ़ेंगे और 12th के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स के 12th चैप्टर का फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर दो चैप्टर पढ़े जाते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाया जाता है या फिर ऑप्टिक्स को। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। ऑप्टिक्स जनरली इस पर्पज से पढ़ाया जाता है कि थोड़ा आसान लगे, अच्छा लगे, मज़ा आए 12th पढ़ने में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ऐसा चैप्टर मानते हैं कि ये जब पढ़ाएंगे, जब बच्चे थोड़ा सा मज़ा करने लगेंगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो भी इतने मज़े तरीके से, इतने आसान तरीके से कि आपको सब समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं या मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी होता है पढ़ना, क्या आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th का फर्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब होता है पार्टिकल इन रेस्ट, ठीक है। तो जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे, यहाँ पर हम चार्ज से डील करेंगे। इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ के लिए हमें चार्ज से डील करना है, चार्ज इन रेस्ट। यहाँ हम लोग बेसिकली डील करेंगे कि जो चार्ज अगर रेस्ट में है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और उसका उस नेचर के कारण उसका इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया उसका नेचर। और इफेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि फोर्स क्या लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल मूवमेंट, बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन इनको ऐसे पढ़ना है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, दिमाग में एकदम बेस बैठ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेचर की फर्स्ट में, ठीक है। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम थोड़ा सा बोर मॉडल से समझते हैं। मॉडल जिसमें बोर ने एक मॉडल बनाया था एटम के लिए, थोड़ा सा इस पॉइंट से अलग होकर समझते हैं कि आखिर ये चार्ज आता कहाँ से, बनता कैसे है, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज बनता नहीं, क्रिएट होता है। तो कैसे होता है वो जानते हैं। बोर ने एक मॉडल बनाया था एटम के लिए, मॉडल बनाया था जो एटम हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और या फिर मॉडल फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो ये कहा था बोर ने कि किसी भी न्यूक्लियस, किसी के अंदर, ठीक है, एक ऑर्बिट होता है, एक से ज़्यादा ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और अंदर में न्यूक्लियस होता है जो इनर मोस्ट पार्टिकल कहलाता है, और उसके अंदर होते हैं प्लस चार्ज, इसका मतलब है प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। समझते जाइएगा, न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दो पार्टिकल हैं जिनके पास चार्ज होता है। Only two particles have charge, electron and proton. क्लासिकल फिजिक्स में हम ये जानते हैं, फिजिक्स दो पार्ट में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स दो पार्ट में होता है, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न 12th में पढ़ते हैं और 11th जो पढ़ रहे हैं ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसके पास चार्ज होता है, हम ये जानते हैं। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। पॉज करके आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻90, और चार्ज की यूनिट होती है यूनिट ऑफ चार्ज, एक पॉइंट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ चार्ज
चार्ज इज कूलम, COLO कूलम, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, हम यहाँ C से शुरू करेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कूलम का, डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था मैंने बेसिक बता दिया इसके नेचर का। अब स्टार्ट करते हैं वापस पॉइंट। मैंने आपसे कहा था मैं थोड़ी देर और मॉडल किया चल रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग हटे, ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि आखिर इलेक्ट्रॉन ये चार्ज आया कैसे, क्रिएट कैसे होता है। तो वो होता है इलेक्ट्रॉन से नहीं। प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, वो कितना होता है, सेम चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। मैग्नीट्यूड में दोनों के पास सेम चार्ज होते हैं, सिर्फ फर्क होता है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो आखिर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, दो बॉडी मान लेते हैं, तो उनके पास चार्ज आया कैसे, वो चार्ज कैसे आता है। तो कई तरह के केसेस हैं, कंडक्शन के थ्रू आता है, इंडक्शन के थ्रू आता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन से हम चार्ज क्रिएट करते हैं, तुम जानते हैं कैसे करते हैं। इंडक्शन के प्रोसेस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम रबिंग ले चलते हैं, ठीक है। रबिंग की प्रोसेस है जिसके थ्रू चार्ज क्रिएट होता है। आप लोगों ने कभी बचपन में स्केल को ऐसे इस तरह से रब किया होगा अपने बालों में बहुत ज़्यादा, और रब करने के बाद ऐसे छोटे छोटे पेपर ऐसे पेपर ड्रॉप को ऐसे टेबल पे रखा होगा, ऐसे चिपक गया होगा। तो आप समझे होंगे कि आखिर क्यों चिपका। उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, उस समय तो बड़ा मजा आया, एक चिपक गया, हाँ हो गया, तो वो चिपक गया, लेकिन क्यों चिपका आज उसी को जाना है। रब करने से आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है, एक पार्टिकल है जिसके अंदर एटम बना है, ठीक है। तो हमने या बोर मॉडल को आप याद कीजिए कि बोर मॉडल किस तरह से ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बताया था मैंने, और ये न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही आप रब करते हैं उसके अंदर एनर्जी आ जाता है एटम के अंदर। जब कोई भी सब्सटेंस को मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया और उसको रॉड से रब किया, ठीक है, तो जैसे ही आप रब करते हैं उसके अंदर के एटम को एनर्जी मिल जाती है, और इतनी एनर्जी मिलती है कि उसके बाहर का इलेक्ट्रॉन कूद पड़ता है बाहर की। तो जिससे रब हुआ, अभी फिलहाल जिससे मान लीजिए इस रॉड से रब हुआ, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड रब किया एक मटेरियल, इस मटेरियल पे, तो इसके अंदर के एटम का एनर्जी मिली और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जंप करेगा। ये जंप किया बाहर सराउंडिंग में नहीं, इसी चीज में जंप करेगा, यानी इस रॉड में आ गया। इसके पास मान लेते हैं कि 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन शुरुआत में, ये जब न्यूट्रल था, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है नेट चार्ज, न्यूट्रल का मतलब देखिए नेट चार्ज 0। न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज 0 ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे नेट चार्ज जब 0 हो जाए इसका मतलब है वो बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन शुरुआत जब रब नहीं हुआ है, बिफोर रबिंग, तो 5 प्रोटॉन का मतलब 5 प्लस चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 माइनस चार्ज, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमने देखा कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, वो इसमें चला है, ठीक है। तो इसमें अब कितने चार्ज होंगे, अब इसमें प्रोटॉन तो अभी भी 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि -4। तो टोटल कितना हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, साइड नीचे आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बताया कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे इसमें और 5 प्रोटॉन, रब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जंप कर गया रॉड पे, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी कितना है 5, यानी +5 चार्ज अभी है, और इलेक्ट्रॉन के कारण -4 चार्ज जनरेट हुआ, कितना बचा +1 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्यों, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। सिमिलरली इस रॉड में अब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो एक हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया रॉड में, ठीक है, और रॉड में एक्सेस इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कंटेन करता है? नेगेटिव। तो एक्सेस चार्ज किया तो इसके पास कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसके पास से घट गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास कौन डोमिनेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक के पास पॉजिटिव आएगा और एक के पास नेगेटिव। इसको दोबारा समझते हैं, थोड़ा इलैबोरेशन के साथ समझते हैं कि ठीक है, इस बॉडी से ये हमने रॉड रखा, ये रब किया, व्हाटएवर, ठीक है। मान लेते हैं 5 प्रोटॉन था इसके पास, 5 प्लस चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 माइनस चार्ज। इसके पास मान लेते हैं शुरुआत में 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, दोनों ही प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब -10 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जैसे ही रब हुआ दोनों के बीच, इस सेल ने, इस स्फीयर में अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास एनर्जी है, इसके एनर्जी के कारण इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन था जो मूव कर गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाए थोड़ी सी एनर्जी आने पे, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, आप यहाँ समझो। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाए तो क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। घूमने वाले जो लड़के होते हैं उनको क्या कहते हैं? घुमक्कड़, हाँ, हमेशा घूमता रहता है। उसको बाइक चलाने का मन है, किसी को तो बाइक चलाने वाला, पढ़ने वाले का नाम होता है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते ही मूव कर जाते हैं, फ्रीली मूव कर जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? तो वापस आते हैं टॉपिक पे। 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने रब करने पर दे दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले से 10 थे, अब कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया? ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया इसके पास? नीचे देखते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब -11 चार्ज, और पहले से पॉजिटिव चार्ज कितने थे? +10। कितने हो गए? -1 चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, इससे और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता है, ध्यान रखना है कि प्रोटॉन जो अंदर का प्लस चार्ज है कभी नहीं मूव करता है जब तक कि एटम बम ना गिर जाए। इसीलिए एटम बम कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियर विस्फोट होता है, वहां न्यूक्लियस टूट जाता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहां चला गया, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं, ये थे बात हमारे रॉड के लिए, और हम सेल की बात करते हैं। ये था हमारा, ये हमारा सेल है, तो सेल की बात करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -4। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? +5। कितने आगे से? +1 चार्ज। अब देखिए यहाँ -1 जनरेट हो, यहाँ +1, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन और अपोजिट इन नेचर, बट सेम इन मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ भी 1 कूलम चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ भी 1, रॉड में भी 1 कूलम चार्ज जनरेट हुआ, सेल में भी 1 कूलम चार्ज। लेकिन सेल में जो जनरेट हुआ कौन सा था? +1, और इसमें जो जनरेट हुआ वो -1। अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो इसी को वर्ड में लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। इसे मिटाता हूं, इसे आप नोट करते हैं पॉज करके, ठीक है। इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जो चीज हम समझे उसी को लिखना है, हमें अलग से डेफिनेशन याद नहीं करना है। समझी हुई चीज को अपने वर्ड्स में लिख देना है। कोई भी टीचर आपको किसी एग्जाम में नहीं करता जाएगा। फिजिक्स समझ लीजिए, रटनी नहीं। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? डिफिशियंसी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, याद कीजिए उस डायग्राम को, क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा था +1 सेल में, यानी कि डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका उल्टा, इधर कमी के कारण होगी, इधर ज्यादा के कारण हो जाएगी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टा ही जनरेट करना है, मैग्नीट्यूड में हेराफेरी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको साइन बताना है कि पॉजिटिव कैसे आ रहा है तो नेगेटिव कैसे आएगा। अगर पॉजिटिव डिफिशियंसी के कारण है तो नेगेटिव एक्सेस के कारण है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक याद रख दूसरा अपोजिट कर देना है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो पॉज किया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आने थे, ठीक है। आपके वीडियो में डिस्टर्बेंस ना आए इसलिए मैंने इसे पॉज किया था। अब हमने ये देख लिया कि चार्ज किस तरह होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज क्रिएट कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके साथ ही नंबर ऑफ चार्ज कैसे फॉर्म करते हैं ये भी हम देखेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन एसए, देखिए इस तरह से आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके, नाउ इट्स बेटर। मजा आ रहा है ना? आप रिलेट करते हैं शुरुआत से, चार्ज अभी फॉर्म किया इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन से कैसे जुड़ेगा ये देखना है, ठीक है। पहले इसे कर लेते हैं, फिर इसको इससे रिलेट करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब था कि यहाँ से आपने देखा होगा कि सेल से एक इलेक्ट्रॉन गया रॉड में, एक इलेक्ट्रॉन गया रॉड में, इसमें जनरेट कितना हुआ चार्ज? -1। इसमें जनरेट कितना हुआ? +1। तो +1 -1 का मतलब +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और -1 +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिमिलरली जब भी कोई रॉड होता है तो कहीं से मान लीजिए एनर्जी जितना होता, अभी एक इलेक्ट्रॉन गया था और 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका मतलब जो n है प्लस और माइनस का छोड़िए, ये देखिए कि n जो जनरेट हो रहा है वो 2e हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3a जनरेट होगा, 4 जाएगा तो 4e इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इंटीग्रल पार्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता, या 3/2 इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता। ये जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 10 9 12 15 20 2000 इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। ये सब क्या कहना है? इंटीग्रल, यानी इंटीजर के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, यानी कि e के इंटीग्रल मल्टीपल में जाएंगे, ठीक है। जो चार्ज इसका जनरेट हुआ उसको q मान लेते हैं, q इज इक्वल टू चार्ज जनरेटेड, चार्ज जनरेटेड, देन q इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, इसको n मान लेते हैं, यानी n into e, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, n into e। n क्या होगा समझ में आ रहा है? q यानी चार्ज मान लिया, 1 चार्ज आया तो q पूरा ये 1 e हमने चार्ज मान लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2e, 3 गया तो 3e, 4 गया तो 4e। तो इन सब को गिनती को ये तो बदलते रहेगा कितना जा रहा है, तो इसको n मान लो, लेकिन e तो फिक्स है, n इज इक्वल टू n का यहाँ पे 1 था तो 1e, यहाँ पे 2 है 2e, तो ये टोटल चार्ज हो गया। तो q इज इक्वल टू n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीजर, बेहतर रहेगा ये लिखते हैं इन इंटीजर, INTEGER, ठीक। नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन से इंटीजर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये समझते हैं कि Q इज इक्वल टू M। इसका मतलब 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -19। मान लेते हैं कि इस बॉडी पर इतना चार्ज है। चार्ज है का मतलब Q हो गया, Q का मतलब चार्ज हो गया। ठीक है, इतना चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये देखना है। इससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, थियोरी तो आपको एक कहानी है, उस कहानी को समझ लिया ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको एक्चुअल समझाएगा कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे है। ठीक है, तो आज हम इस्तेमाल देखेंगे। Q इज इक्वल टू, मान लीजिए चार्ज इसमें 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखना है। तो ये चार्ज कैसे हम देखेंगे? Q तो हमें पता चल गया, E का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो E है उस E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप बस ये देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि E क्या होता है, इतना वैल्यू होता है E का। हमने शुरुआत में बताया था ये चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो ये होता है। तो इस फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, Q इज इक्वल टू N, देन N इज इक्वल टू Q बाई E। ठीक है, यहाँ डिवाइड करते हैं Q बाई। तो Q से अगर E को डिवाइड करने पर N अगर इंटीजर आता है, N अगर इंटीजर आता है, इसका मतलब है कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में जा सकता है। इस चार्ज को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो ये इंटीजर आना चाहिए, तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर 6.4 गिवन इंटू 10 टू दी पावर -19। टेकिंग एग्जांपल, ठीक है, तो डिवाइड किया, ये क्यों था, इसको डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में कट गया, 16 इंटू 16 6 16 इंटू 4, ये होगा ना 64। कैसे आएगा, यानी 4 टाइम्स में डिवाइड करने पर क्या आएगा 4, और 4 क्या है, n का वैल्यू 4 आया, और n की 4 क्या है, इंटीजर, n इज इक्वल टू 4 आ गया। यही था ना, n इज इक्वल टू, हमने जो कैलकुलेट किया, n इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्या आया, इंटीजर आया। कोई दिक्कत, अगर ये इंटीजर आया इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, n इज इक्वल टू, यहाँ 4 आया, 4 क्या होता है, इंटीजर, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, उस लिंक से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करें। उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब कि चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप यहां लिख लें व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं लिख देता हूं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ quantization of charge. Okay, what is quantization of charge? तो डिफाइन करते हैं, it means, इसका मतलब क्या है, it means, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, उसी फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, और ये बिल्कुल सही होगा, उसी फॉर्म में लिखवा जो समझाया था। इसका मतलब क्या है, it means कि चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल or body exist in integral integer का है मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई
इंटीग्रल यानी कि n इंटीजर के फॉर्म में, मल्टीपल यानी मल्टीपल ऑफ किसके, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इसका पूरा डेफिनेशन बन गया, ठीक है। नाउ इसको मिटा देंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इससे पहले मैंने लिखा था आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एज आई टोल्ड यू कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लेते हैं फिलहाल हम जो भी चार्ज यहाँ लेंगे एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे, क्यू के, ठीक है। तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर पूरे में प्लस चार्ज हो गया, ठीक है, पूरे में प्लस। अब बना लो इसे थोड़ा, ठीक है। और ये सॉलिड मेटल है, कंडक्टर है, ठीक है। एक सॉलिड मेटल है, कंडक्टर है, स्फीयर है, जिसके ऊपर क्यू चार्ज है प्लस, ठीक है। यहाँ पर एक और बॉडी रख दिया जो शुरुआत में न्यूट्रल था और अब सामने ला कर रखा। सबसे पहले प्रीवियसली इट वाज न्यूट्रल, पहले ये न्यूट्रल में था और जैसे ही हम इसके पास आए अब न्यूट्रल की स्थिति इसकी हट जाएगी। इसके फ्रंट, इसके प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहां से चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी आती है, यानी दूसरा नेचर इसका, दैट इज सेम चार्ज और लाइक चार्जेस। सेम मैंने आपको सिंपल भाषा में लिख दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। सेम चार्ज और लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कहानी की बात तो हो गई और ऐसे मिला गई। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसे मैं मिटाता हूं, आप लिख लो। सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसे मैं मिटाता हूं और इसके नीचे एक और पॉइंट लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे एक और पॉइंट लिखेंगे। अनलाइक यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि आप समझ सकते हो कि देखो लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ थोड़ा कम रहता है, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ थोड़ा कम बैठता है। हाँ दोस्ती यारी निभा लिया ठीक है, लेकिन दिन रात बात करने के तो नहीं। लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड हो, आप समझ सकते हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो क्या करोगे, दिन भर लगे रहोगे, हेलो हाय हाँ कहाँ हो, कितना देर बाद किए, अच्छा मतलब समय का पता ही नहीं चलेगा, पूरा रात दिन बिता दोगे आप। तो वो क्या हो, लड़की है और आप लड़के हो, तो क्या हो, अपोजिट हो। तो अपोजिट चार्जेस यानी कि प्लस और माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम प्लस प्लस दोस्त तो बाद में आना भाई, अभी मैं कहीं और बिजी हूँ, मैं अट्रैक्ट हूँ, ठीक है। वो अट्रैक्शन इसलिए कहलाता है, गार्जियन क्यों कहते हैं, दिस इज अट्रैक्शन, दैट इज नॉट योर लव। नहीं पापा मेरा तो लव है, नहीं, दैट इज अट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ भी होगा प्लस और माइनस, क्या हो गया, अट्रैक्शन। और यही अगर यही रहता प्लस और प्लस तो रिपल्सन, रिपेल करता है दूसरे को, प्लस और प्लस आता तो रिपल्सन, ठीक है। अब इसी चीज को इसी माध्यम से समझिए, ये दो प्रॉपर्टी मिल गई, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे प्रॉपर्टी को समझते भी जाएंगे, उसी समय में प्रॉपर्टी जुड़ते जाएगी। क्या होता है, उसको पहले ही प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को समझाया, फिर आगे नई चीज निकलेगी, उससे उस प्रॉपर्टी को रिलेट किया और फिर से कहानी शुरुआत की। मैं आपको कहानी से ही प्रॉपर्टी निकालते रहूँगा,
ठीक है। तो अब देखो कि ये प्लस चार्ज पहले से था, ये पहले न्यूट्रल था, हमने क्या बताया शुरुआत में न्यूट्रल था। तो जैसे इस प्लस चार्ज के सामने आया, इसमें दोनों चार्ज मौजूद थे, प्लस और माइनस, तभी तो न्यूट्रल था। कोई भी बॉडी न्यूट्रल क्यों रहता है, उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस होगा, तो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अब इस प्लस के कारण इधर वाले सारे माइनस बाहर आ गए, इसमें जो माइनस था वो बाहर आ गया, और अब आधा सरफेस का माइनस हो गया बाहर। अब प्लस जो इधर आना चाहता था उसको कहेंगे तुम बाहर आओ, उधर जाओ। इधर कहा लड़का कहाँ है, खड़ा हो गया लड़का, कहा दो दोस्त आ रहे थे, लड़का और लड़की दोनों दोस्त आ रहे थे, कहा लड़की वाले का भाई तू बाद में आता, अभी मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो गर्लफ्रेंड आ गई इसकी, ठीक है, और कहा गर्लफ्रेंड को उधर से। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? सेम चार्जेस रिपेल कर दिया, दूर भेज दिया, और लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल कर दिया और अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट कर दिया, समझ में आ गया? तो यहाँ प्लस से यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत? और आधे से प्लस, जब प्लस कहाँ जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि अंदर रह जाएगा, उसको जाना तो पड़ेगा, तो इससे दूर जा सके। इसके सबसे दूर कहाँ है, इससे इस साइड, ठीक है। यहाँ का चार्ज है, सबसे दूरी क्या है, यहीं पे जाना, यहाँ के लिए यहाँ जाना, यहाँ के लिए यहाँ जाना, दूरी बनाते हुए अपने एडजस्ट कर दिया हाफ से, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखा है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें आगे पढ़ना है, ये हमारा नेचर, ठीक है। अभी हम नेचर को जाने, अब हम जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स कैसे लगता है एक चार्ज से दूसरा चार्ज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल क्या होता है, टॉर्क कैसे लगता है, ये सारे चीज़ डील करेंगे, ठीक है।